हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस वर्ल्ड। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास 9 का तो चैप्टर है ही साइंस का। और अगर किसी ने DSSB TGT टीचिंग के लिए कोई भी फॉर्म भरा हुआ हो नेचुरल साइंस से, उसका अगर कोई सब्जेक्ट हो नेचुरल साइंस हो, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे कंपटीशन की किसी भी बुक में जो TGT पे बेस है उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। तो हम सबको पता है कि फोर्स का मतलब है कि किसी चीज पे ताकत लगाना, किसी चीज को धक्का मारना, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, ये सारी चीजों को हम फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब साइंस में क्या बोलेंगे, फोर्स इज अ पुल और अ पुश। फोर्स जो है या तो वो खींचना होता है या किसी को धक्का मारना होता है या किसी को रोकना होता है, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स जो है वो स्पेशली दो तरीके की होती है। पहला बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला बैलेंस्ड, दूसरा अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में क्या डिफरेंस है? बैलेंस्ड यानी आपको नाम से ही पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने दोस्त को धक्का मारूं और मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और वो भी मेरे ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाए, तो ना तो वो कहीं हिलेगा ना मैं कहीं हिलूंगा। तो ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg और अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन की और मेरा दोस्त है वो भी इस तरफ फोर्स लगाता है 10 न्यूटन की, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मास है 5 kg का, ये इसी स्टेशन पे रहेगा, इसी स्टेट पे रहेगा, इसी पोजीशन में रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट है 5 kg का और अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊं 10 न्यूटन की और मेरा दोस्त उस पर फोर्स लगाता है 20 न्यूटन की, तो अब ये ऑब्जेक्ट हिल जाएगा और हिल के किसकी तरफ जाएगा? मेरी तरफ, क्योंकि वो मेरी तरफ ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो मैं पीछे चला जाऊंगा और वो आगे आता चला जाएगा। तो इसी का मतलब ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जहां पे अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन सेम ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्सेस क्या होती है? इक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन सेम ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्स की हमें पता है कि SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जिसका घर का नाम मैंने बताया था, जिसका जो निकनेम होता है वो क्या होता है? कैपिटल N। क्योंकि बार बार हम यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते ना फॉर्मुलेज में या क्वेश्चन सॉल्व करते समय, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, तो इसलिए हम कैपिटल N को यूज करेंगे। उसके बाद अब देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि फोर्स के बाद जो अगला टॉपिक है चैप्टर में भी हमारा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स तो हमने देख लिया क्या होती है। अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, मोशन क्या होता है, उनके लॉज क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। तो मोशन हमने कल पढ़ा था। मोशन क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, कुछ लेंथ कवर करती है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं कि मोशन में है वो बॉडी। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके ऊपर कुछ लॉज अप्लाई होते हैं। उनमें से 3 लॉज हमारे पास है। तो पहला लॉ क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या अगर कोई बॉडी मोशन में है
तो वो अपनी पोजीशन में ही रहेगी, अपनी स्टेट में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम या कोई और उस पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे, तब तक। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई डब्बा है वो 5 किलो का है, तो ये रेस्ट पे है। अब ये रेस्ट पे ही रहेगा कब तक? जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई ना करूं। और जैसे ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तब ये डब्बा मोशन में आना शुरू हो जाएगा। मान लो मैंने फोर्स इस पे अप्लाई करी 10 न्यूटन की, तो ये बॉडी धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी और इसकी स्टेट रेस्ट से कौन सी स्टेट हो जाएगी? मोशन में हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तब तक। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर बॉडी के पास अपना एक इनर्शिया होता है। हर बॉडी के पास अपना एक इनर्शिया होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा कि एक लड़का है, रोहित नाम है उसका, और वो पढ़ने में वीक है। उसके पापा उसे डेली मारते हैं, डेली पीटते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। वो हर सब्जेक्ट में फेल होता है, वो हर क्लास में फेल होता है, लेकिन वो ढीठ है, वो मानता नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो तब तक नहीं पढ़ेगा जब तक उसके अंदर से जो जुनून है पढ़ाई। चलिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मैंने कल क्या कहा था कि किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट आ जाए तो समझ जाना कि बात हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। मोमेंटम में कितना चेंज आया कितने टाइम में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। अब मोमेंटम क्या होता है? पहले मोमेंटम जान लेते हैं। मोमेंटम का सिंबल होता है P। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास से उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका मोमेंटम। तो फॉर एग्जांपल कि अगर एक बॉडी है 5 kg की और ये आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 5 into 10, इट मींस 50 ग्राम मीटर पर सेकंड। अगर केजी में है तो केजी आ जाएगा। सो मोमेंटम क्या हो गया? किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम। तो ये कहता है कि अगर फोर्स में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम की फाइनल वेलोसिटी पहले हमें देखनी पड़ेगी और इनिशियल वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। अगर कोई बॉडी 5 kg की है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, अगर मैंने उस पर फोर्स अप्लाई कर दी तो अब वो ऑब्जेक्ट रहेगा तो 5 kg का, बट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि फोर्स में जब मैंने चेंज किया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले फोर्स 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद में मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, फाइनल वेलोसिटी 12 हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे निकाला, mv माइनस mu, m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू अपॉन में t, और v माइनस यू अपॉन में t पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे कहते हैं एक्सीलरेशन। तो इस पूरे की जगह a आ गया। तो कल हम ये देख रहे थे कि F इक्वल्स टू ma, यानी पिछली वाली क्लास में ये फॉर्मूला आया कहां से? ये आया है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ये कहां से आया? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी हमारे पास है,
अगर कोई भी बॉडी हमारे पास है, हम उस पे सपोज कोई भी एक फोर्स लगाते हैं कि मान लो मैंने उस पे फोर्स लगाई F1, मैंने उस पे क्या फोर्स लगाई F1, तो बदले में वो बॉडी भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी और बराबर फोर्स लगाएगी, वो बॉडी भी मेरे पे बराबर फोर्स लगाएगी। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ओके, सो F1 is equals to F2। F1 अगर जो मैंने फोर्स लगाई, F2 जो डब्बा मेरे पे फोर्स लगा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इन अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या आ जाएगा, एक माइनस का साइन आ जाएगा डायरेक्शन दिखाने के लिए। फोर्सेस बराबर रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ये क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम यानी पी आई इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम यानी पी एफ। m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये भी लिख सकते हो अगर v1 को आपने इनिशियल वेलोसिटी माना है, और अगर आपने u माना है तो mu इक्वल्स टू mv, mu इक्वल्स टू mv, ये भी लिख सकते हो आप। तो इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब ये समझने के लिए सबसे पहले हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, यानी सड़क पे, हाईवे पे गाड़ियों को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक गाड़ी है और इसका मास है 100 kg और ये आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वहीं पे आगे एक छोटी गाड़ी है जिसका मास है 50 kg और वो आगे जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। वो आगे कितना जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये बस आगे जाएगी तो कभी ना कभी तो इस पे टक्कर मारेगी, क्योंकि बस की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो ज्यादा है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो वो छोटी वाली गाड़ी पे टक्कर मारेगी और जब वो उस पे टक्कर मारेगी तो छोटी वाली कार को वो आगे फेंक देगी, छोटी वाली कार को वो आगे फेंक देगी। तो स्टार्टिंग में अब हमें निकालनी है कि जब बस ने उसको टक्कर मारी तो गाड़ी की वेलोसिटी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, क्योंकि पीछे से बड़ी गाड़ी को टक्कर मारती है तो छोटी गाड़ी को झटका लगता है ना, और उसकी वेलोसिटी अपना बढ़ जाती है। तो वो जानना है हमें कि अब उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई, यानी कितनी वेलोसिटी हो गई है उसकी। तो ये निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहले इनिशियल का यानी टक्कर लगने से पहले टोटल मोमेंटम कितना है वो देखते हैं, m1u1 प्लस m2u2। m1 कौन है, बस का मास, u1 कौन है, बस की वेलोसिटी इनिशियल स्टार्टिंग, m2 कौन है, छोटी गाड़ी का मास, u2 कौन है, छोटी गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी यानी टक्कर लगने से पहले। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस कंडीशन को बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो टक्कर लगने से पहले m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि जब बस उस पे गाड़ी पे टक्कर मारेगी तो बस पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अपनी 10 की वेलोसिटी चल रही है, 10 की वेलोसिटी ये चलती रहेगी, लेकिन फर्क किसमें पड़ेगा, छोटी वाली गाड़ी में। तो छोटी वाली गाड़ी की वेलोसिटी हमें अब नहीं पता है, तो m1 कितना हो गया यहाँ पे 100, u1 कितना है 10, m2 कितना है 50, u2 कितना है 5, m1 कितना है बस का फिर से 100, v1 इसका फाइनल वेलोसिटी फिर से वही है 10, m2 कितना है 50 और इसकी फाइनल वेलोसिटी अब बस की छोटी वाली गाड़ी कितनी हो गई हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे v2। तो यहां से हमें v2 यानी छोटी वाली गाड़ी ने टक्कर लगने के बाद कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है वो हम इस फॉर्मूले से, इस कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो अब ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
अब इस चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो दो क्वेश्चन करके देखते हैं, एक फोर्स के टॉपिक पे करते हैं और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक पे करते हैं। दोनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा चैप्टर, प्रैक्टिकल, इसके एप्लीकेशंस कहाँ ये यूज होगा वगैरह वगैरह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने दो क्वेश्चन बोर्ड पे नोट डाउन करे। पहला मैंने कहा था फोर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा मैंने कहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक पे होगा, यानी कोलिजन से रिलेटेड होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो जो गिवन है वो पहले लिखना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि जैसे हम गिवन लिखते हैं आधा क्वेश्चन हमें वैसे ही समझ में आ जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। A motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैंने कहा था दो क्वेश्चन नोट करता हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए फोर्स के टॉपिक पे करा है, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद में किस कांसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो जो गिवन लिखा है पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो जो हमें दे रखा है पहले वो हमें लिखना है। ठीक है, सो अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, यानी वेलोसिटी दे रही है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर। किसी ने क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा कि अ बॉडी स्टार्टिंग विद द रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है। तो किसी को एक कंफ्यूजन हो रही हो कि वेलोसिटी तो दे रखी है लेकिन ये इनिशियल है या फाइनल है, ये कैसे पता चलेगा। अगर कोई कहे कि कोई भी कार, कोई भी बस, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्किंग से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, समझ जाना उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अगर वो कह रहा है कि मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, मूविंग विद द वेलोसिटी दिस, तो समझ जाना इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ है, 0 नहीं है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 108 किलोमीटर पर आवर। मैंने कल क्या बोला था कि किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो करके देखते हैं, पहले इजी वे देखते हैं। हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख के देख लो एक बार। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए बड़ी यूनिट से छोटे में जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000, और आर को सेकंड्स में करने के लिए 3600, तो 3600, और फिर हमारी यूनिट क्या बन जाएगी, सेकंड्स। तो 0 से 0 कट गए, 518, तो 108 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। अब किससे काटेंगे, 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 108 को, तो 3 6, और यहां पे क्या बचेगा 6 6 5 6 जा 30 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी 30 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ तो अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक। इसका मतलब ब्रेक मारी गई है और ब्रेक मारने के 4 सेकंड बाद गाड़ी रुकी है। तो टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे, टाइम कितना है 4 सेकंड। अब जाहिर सी बात है अगर ब्रेक मारी गई होगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो v हमारा कितना हो गया 0। अब क्या बच गया निकालने को, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग विद पैसेंजर्स इज 1000 kg। मास भी दे रखा है 1000 किलो,
मास भी दे रखा है 1000 किलो। तो जब सब कुछ दे रखा है अब क्या निकालना है हमें, फोर्स निकालनी है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला MA होता है। M दे रखा है 1000, A दे नहीं रखा, लेकिन A का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, V माइनस U डिवाइडेड बाय T। तो V कितना है 0 और 30 डिवाइडेड बाय T कितना है 4। तो 4 से ही कट गया, 1000 कट जाएगा 4 से, किसमें कटेगा 250 में। 250 को 30 से करोगे तो कितना आएगा 7500, और फोर्स हमारी आई है 7500 न्यूटन। यहां पे आपको माइनस का निशान दिख रहा है, ये माइनस का निशान क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन। यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, यहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने कार में ब्रेक लगाई थी, हमने रेस नहीं दी थी, हमने ब्रेक लगाई थी, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसका मतलब इसलिए तो हमारा माइनस का साइन आया। तो फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर माइनस का निशान आ रहा है तो समझ जाना कि बात अपोजिट डायरेक्शन की हो रही है। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता, उससे सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आता है। गॉट इट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस, टू ऑब्जेक्ट्स यानी दो ऑब्जेक्ट दे रखे, तो पहला बना लेते हैं। M1 जिसका मास कितना है 100 ग्राम, M2 जिसका मास कितना है 200 ग्राम, आर मूविंग अलोंग विद द सेम लाइन एंड डायरेक्शन। ये दोनों सेम लाइन और डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे जा रहा है, विद वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है इनिशियल 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल 1 मीटर पर सेकेंड। कभी भी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट सेम लाइन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो खुद ही उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाना कि दोनों टकराएंगे कब, जब पीछे वाले की वेलोसिटी तेज होगी तभी टकराएंगे। तो वो यहाँ पे भी पीछे वाले की 2 है, आगे वाले की 1 है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है 100 ग्राम, इसका मास कितना है 200 ग्राम, लेकिन पीछे वाले का मास जो है वो कम है। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसमें पीछे बस थी, आगे छोटी कार थी। यहां पे क्या है कि पीछे छोटी कार है, आगे बस है। तो अब आप ये बताओ कि जब पीछे से छोटी कार बस में टक्कर मारेगी तो उसमें क्या होगा, उस केस में कार बस को धक्का थोड़ी दे देगी, कार बस से चिपक जाएगी और फिर दोनों एक साथ चलेंगे। इसका मतलब दोनों का मास जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना। कार बस में टक्कर मारती है, ये रही बस, ये रही कार। तो कार अगर बस में टक्कर मारती है और बस जा रही है तो बस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एज इट इज वैसे ही चलेगा। थोड़ा सा उसे एहसास होगा कुछ स्पीड का या कुछ भी होगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो वही यहां पे अब बात है। तो अब दोनों का मास बराबर हो गया, क्योंकि दोनों का मास अब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब वो कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो तो चल रहा है टकराने के बाद, वो तो चल रहा है टकराने के बाद कितनी स्पीड से 1.67 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है वो हमें नहीं पता, यानी v2 हमें नहीं पता है। तो वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 u v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है 100, इनिशियल वेलोसिटी 2, m2 कितना है 200, इनिशियल वेलोसिटी 1, इसका m1 100, फाइनल वेलोसिटी 1.67, इसका m2 200, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, v2 निकालना है, यानी दूसरे वाला ऑब्जेक्ट में कोलिजन के बाद वेलोसिटी में क्या चेंज आया। तो 200 प्लस 200
100 को इससे करेंगे तो 167 प्लस 200v2, ये इधर आ जाएगा तो 400 माइनस 167 इक्वल्स टू 200v2। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 400 में से इसको माइनस करेंगे तो 233 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू v2। अब जब काटा पीटी करेंगे जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग 1.1 और फिर तो 1.1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आएगी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की। तो यहां से हमें ये देखने को मिला कि दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। ये पूरा चैप्टर और पिछला जो चैप्टर था जो मोशन था फिजिक्स में, ये सिर्फ 9th 10th 11th 12th के लिए नहीं है। जो टीचर का एग्जाम देते हैं, टीजीटी हो, प्राइमरी हो, जो भी हो, उनके एग्जाम में अगर उनका जो सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो नेचुरल साइंस है, तो ये सारे टॉपिक्स उसके लिए कंपलसरी हैं। इन टॉपिक्स में से बार बार हजारों क्वेश्चंस आते हैं और उनको सॉल्व करके ही आप टीचर बनेंगे। सो इसीलिए आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा, चैप्टर के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। साइंस वर्ल्ड।